हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम समझते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझ लिया था। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है एटम के अंदर, इनकी पोजीशन कैसी होती है ये, या फिर ये प्रेजेंट कैसे होते हैं। तो उन्होंने एक एटम का मॉडल दिया कि उन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास ये एक एटम है, ये एक एटम। तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन पूरा, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ये वाटरमेलन है तो वाटरमेलन के अंदर जो रेड एडिबल पार्ट होता है पूरे पूरे वाटरमेलन में ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उन्होंने बोला कि जो रेड एडिबल पार्ट है उससे कंपेयर किया एटम को, कि जो रेड एडिबल पार्ट है जैसे उसमें पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ही हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उस पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो और उसके बाद हमें पता था कि जो एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो जैसे वाटरमेलन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन सीड्स हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को सीड से कंपेयर किया। जो सीड्स इसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक सीड पूरे वाटर रेड एडिबल पार्ट में ऐसे एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस पूरे स्फेयर में ऐसे एम्बेडेड होंगे, मतलब इनकी पोजीशन बीच में कहीं कहीं ऐसे रहेगी। तो जितना, और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, तो उस हिसाब से जितना इसमें एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसका नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो एज एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो मतलब जो जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। और उन्होंने इसका जो साइज बताया था, साइज एटम का 10⁻⁻10 मीटर ये था रेडियस ऑफ द स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ एटम। तो यहाँ से हम, और इनका कंक्लूजन क्या था कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज इज evenly distributed inside the sphere, और जो नेगेटिव चार्ज था वो इसमें इस स्फेयर में एम्बेडेड थे। एंड नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन आर embedded into the sphere। और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन थॉमसन का ये मॉडल भी फेल हो गया। थॉमसन का ये मॉडल क्यों फेल हुआ? जब उस टाइम एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड के, और उनके कुछ कोवर्कर्स इसी मॉडल पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि ये वाला जो मॉडल है उनको फॉलो नहीं कर रहा था। वो फॉलो कैसे नहीं कर रहा था? जैसे मान उन्होंने क्या किया कि जैसे ये हमारे पास एक एटम का स्फेयर है, तो उन्होंने एक पॉजिटिव रे इस पर स्ट्राइक कराई। पॉजिटिव रे अगर इस पर स्ट्राइक होगी तो अगर ये इवनली ये पॉजिटिव चार्ज पूरा बना होता, तो फिर जब अगर ये पॉजिटिव रे इधर से आती तो इसको स्ट्राइक होने के बाद पूरा वापस चले जाना चाहिए था या फिर डिफ्लेक्ट होके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसमें से सीधा पास हो गया। तो उन्होंने कहा अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से ऐसे पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो एटम है, एटम में पॉजिटिव चार्ज है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ तो है इसमें जो कि अलग है। तो उन्होंने इस पर स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया इस पर। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप ही रेडियो एक्टिव रेज एमिट करता है। तो उन्होंने एक इसको नाम देते हैं अल्फ़ा रे एक्सपेरिमेंट, या फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेड ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो रेडियो एक्टिव रेज है वो तो बाहर निकलेंगी, तो इसमें से ये जो अल्फ़ा रेज है, अल्फ़ा रेज, जो अल्फ़ा रेज होती है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज उन्होंने यहाँ पे दिया था 2 पॉजिटिव चार्ज, और जो उसका मास था 4 यूनिट। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस पे जो ये इसको कंपेयर किया था अल्फ़ा पार्टिकल को, इसको कंपेयर किया था हीलियम एटम से, क्योंकि हीलियम एटम पे भी जो चार्ज होता है 2 पॉजिटिव होता है और उसका जो मास होता है वो 4 होता है, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी हमें पता है कि जो हीलियम है उसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका जो मास होता है वो इसकी वजह से होता है। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है उनका मास भी कितना होगा, 4 यूनिट। तो यहाँ से जो अल्फ़ा रेज जा रही थी, उन्होंने यहाँ बीच में एक स्लिट ले ली ताकि ये जो रेज है वो सीधी जाके मतलब एक मेटल पे स्ट्राइक करे। तो उन्होंने जो मेटल ली थी वो ली थी गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल में जो हर एक मेटल है वो एटम से मिलके बनी होगी, तो ये एक हमने फॉइल ले ली जिसमें कितने सारे एटम होंगे, और जो उसकी गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो थी 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये इसकी थिकनेस थी, हम यहाँ से बोल सकते हैं 4, ये 10⁻⁻5 मीन्स 10 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0.00004 सेंटीमीटर। इतनी पतली इसकी थिकनेस थी। तो इस थिकनेस में भी काफ़ी एटम आ गए थे, इस थिकनेस में भी हज़ारों एटम आ जाएंगे। तो ये जो मेटल है ये कुछ ऐसे बनी होगी, इसमें जो एटम्स होंगे ऐसे कुछ होंगे इसमें प्रेजेंट, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मतलब हमारे पास एक प्लेट है, मैंने इसको जूम करके बना दिया। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो अल्फ़ा रेज है इसमें से जा रही थी ऐसे, जब ये अल्फ़ा रेज इस पर स्ट्राइक की, तो मान लो ये जो पूरी प्लेट है ये एटम से मिलके बनी हुई है। प्लेट तो एटम से मिलके बनी हुई है। तो अगर हम इसमें जो एटम होते वो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वैसे एटम होते, तो उसके हिसाब से क्या होना था कि जो ये रेज है, ये पॉजिटिव रेज अल्फ़ा रेज, इसको स्ट्राइक करके वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कुछ और ही देखा, ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन का काम क्या था, अगर ये रेज यहाँ से इस गोल्ड फॉइल को पार करके अगर यहाँ आए तो इन्हें पता लग जाए कि ये कहाँ कहाँ पे आ रही है इस पूरी स्क्रीन के। तो वैसे तो इस अल्फ़ा रे को वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि थॉमसन के अकॉर्डिंग तो ये पूरा जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे एटम में था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो अल्फ़ा रेज थी वो पूरी सीधी इसको क्रॉस करके स्क्रीन के ऊपर चली गई, और उन्होंने देखा कि सारी रेज क्या हो रही है, सारी इस पे जाके इस स्क्रीन के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रही है और ये फ्लैश शो करने लग गया। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ अलग है इसमें। उन्होंने देखा कि जो 99.9% रेस थी वो सारी इसमें से पास होकर चली गई, और कुछ रेस थी जो कुछ एंगल पे ऐसे डेविएट हो रही थी। कुछ फ्लैश यहाँ पे पड़ रही थी, कुछ फ्लैश यहाँ पे पड़ रही थी, कुछ फ्लैश यहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ फ्लैश पड़ रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये डेविएशन किस वजह से हो रही है। अगर इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, तो ये तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी। मान लो कि ये मॉडल है हमारे पास, तो ये एटम है, अगर ये सीधी जा रही हैं तो इसका मतलब कुछ रेज ऐसे जा रही थी, सीधी चली गई, और कुछ रेज ऐसे जाके ऐसे हो जा रही थी, और कुछ रेज जाके पूरी वापस आ जा रही थी। तो उन्होंने इससे ये कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं बीच में सेंटर में है। ये पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर में है, ऐसे ऐसे और भी एटम होंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होगा। तो उन्होंने देखा कि जब रेज ऐसे जा रही थी तो ये सीधी पास हो जा रही थी,
जाके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी। जब यहाँ से जा रही थी तो ये भी जाके सीधी स्ट्राइक कर रही थी। जब ये थोड़ी सी इसके पास से गई तो ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चली गई जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, और कुछ ऐसे जाके बाउंस बैक कर गई 90 डिग्री से भी ज़्यादा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा पे भी बाउंस होकर वापस चली गई। लेकिन कुछ एक ऐसी थी जो कि ऐसे जाके पूरी वापस आ गई। मतलब ये वैसे अगर ये ऐसे जाती तो ये एंगल कितना होता, 90 से कम, लेकिन ये डायरेक्ट गई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास होके पूरी वापस आ गई। मतलब एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ये जो बाउंस बैक था वो उन्होंने बोला कि 20,000 रेस अगर जा रही हैं तो उनमें से कोई एक ही थी कि जो पूरी 180 डिग्री में वापस आ रही थी। तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि 99.9% जो रेस थी वो पूरी चली गई सीधी, और ये पूरी अगर 99.9% रेस अगर पूरी सीधी जा रही है, मतलब पूरी सीधी जा रही है ऐसे, ये सीधी निकल जा रही है सीधी, तो इसका मतलब है कि जो ये एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह पे है और एटम का पूरा पोर्शन खाली है। तो और उन्होंने यहाँ से ये भी कंक्लूड किया कि अगर ये रे ऐसे जाके वापस आ रही है तो ये अल्फ़ा रेज है। अल्फ़ा रेज का मास कितना था, 4 यूनिट। तो इतना मास है तो इसका मतलब है कि जो बीच में जो चीज़ प्रेजेंट है उसका भी कुछ मास ज़्यादा है, क्योंकि अगर रेज वापस आ रही हैं तो वो वापस तभी आ सकती हैं जब जो बीच में जहाँ से वो स्ट्राइक करके आ रही है, जैसे मान लो कोई चीज़ किसी चीज़ पे स्ट्राइक करेगी तो अगर उसका मास जिससे वो स्ट्राइक करेगी अगर उसका मास ज़्यादा होगा वो तभी वापस आएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा मास है जिससे स्ट्राइक करके वो वापस आ रही थी। तो उन्होंने इससे देखा कि कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज उसका मास भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसका मास होगा तभी तो ये इससे टकरा के वापस आएगा। अगर इसका खुद का मास कम होता तो ये टकरा के वापस आ जाता, नहीं आ पाता। तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं सेंटर में है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में प्रेजेंट है, और जो बाकी स्फेयर है वो पूरा खाली है। मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, सेंटर में है, और बाकी जो आउटर में लेयर है वो सारी खाली है। तो यहाँ से उन्होंने पहली चीज़ क्या कंक्लूड की कि 99.9% जो अल्फ़ा रेस थी वो क्या गई, गोज़ अनडेविएटेड, सीधी चली गई। जो कुछ थी, कुछ क्या हुई, जैसे ये देखो ये गई और कुछ थोड़े एंगल से, एंगल कितना बन रहा है 45 अराउंड समथिंग, तो कुछ थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल। और 20,000 में से कोई एक ही थी जो कि पूरी वापस आ रही थी, पूरे 180 डिग्री पे बाउंस बैक करके वापस आ जा रही थी। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी 1 आउट ऑफ 20,000 डिफ्लेक्ट्स थ्रू 180 डिग्री, डिफ्लेक्ट्स थ्रू 180 डिग्री एंड बाउंस बैक, और बाउंस करके वापस आ गई, बाउंस बैक। तो यहाँ से उनकी ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन क्या निकला, ऑब्जर्वेशन कि अगर ज़्यादातर रेस सीधी निकल जा रही हैं, तो इसका मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट है वो जो खाली है, और 20,000 में से कोई एक ही है जो पूरी वापस आ जा रही है। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं सेंटर में है और एटम का पूरा पोर्शन खाली है। तो यहाँ से उनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है, एंड द पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स एट द सेंटर। पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है और उसी सेंटर को उन्होंने नाम दे दिया टर्म, दिस सेंटर इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस। ये उनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, फर्स्ट कंक्लूजन। जैसे कि सारी रेस सीधी वापस चली आ रही थी, सिर्फ बहुत ही कम वापस आ रही थी बाउंस बैक करके, तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस का साइज़ है एटम के साइज़ से तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो उन्होंने जो साइज़ बताया था, साइज़ ऑफ एटम जो था वो था 10⁻⁻10 मीटर, ये था रेडियस। और जो न्यूक्लियस का साइज़ था, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, वो था 10⁻⁻15 मीटर। कितना जो एटम का जो न्यूक्लियस का साइज़ था वो कितना छोटा था? न्यूक्लियस का साइज़ था 10⁻5। ये देखो 10⁻10, यहाँ 10⁻15। तो न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻5 या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 मीटर। इतना छोटा साइज़ था न्यूक्लियस का, किससे? एटम से। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें ये कहीं बॉल पड़ी हुई है, तो बॉल के अराउंड ये अगर हम ये एक ग्राउंड बना लें और ये ग्राउंड का जो रेडियस हो, अगर हम देखें 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर का जो रेडियस होगा, इतना हम एक स्फीयर बना लें पूरा, तो जो बीच में जो बॉल होगी उसको हम एक न्यूक्लियस की तरह समझें और जो ये ग्राउंड है वो हम एक पूरा एटम समझें। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना छोटा और ये पूरे ग्राउंड मीन्स एटम का साइज़ कितना बड़ा। तो न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ से तो कितना छोटा है, और यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज़ कितना था? 10⁻⁻15 मीटर, और जो एटम का साइज़ था 10⁻⁻10 मीटर। इतना छोटा साइज़ था। और थर्ड ऑब्जर्वेशन तो हमें ये तो पता ही है कि एटम एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी, पॉजिटिव चार्ज इज मैसिव या फिर हैवी। हैवी क्यों था? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जिसमें से आ रहे हैं उनका खुद का मास, अल्फ़ा रेज जो आ रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, उनका खुद का मास भी 4 यूनिट था। तो अगर ये न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके वापस आएंगे तो इसका मास भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये वापस आएंगे। तो इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मास भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा रेज वो इस पर स्ट्राइक करके वापस आ गई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इज़ मैसिव और हैवी। फिफ्थ थी उनके कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब उन्हें कैसे पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? तो हम इसी मॉडल से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज का मास तो ज़्यादा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच लेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें चला जाएगा और एटम ख़त्म हो जाएगा और मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एटम ही ख़त्म हो गया तो कोई भी दुनिया में कोई मैटर एग्जिस्ट कर सकता है? तो इसका तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। ये रिवॉल्व करेगा
जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इस जब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसके हर पॉइंट पे जब कोई चीज़ मोशन में होगी तो उसके पास वेलोसिटी तो होगी। अगर उसके पास वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि वो चल रही है। और सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन, हर पॉइंट पे एक्सेलरेट हो रहा होगा। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेट भी होगा, और एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब इससे फोर्स लग रही है। तो ये जो फोर्स थी ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी पॉजिटिव चार्ज की, ये यूज़ कर रहा था इसको घुमाने के लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ना घूमता, ये यहाँ पे मान लो यहीं पे खड़ा रहता, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींच लेता और यहाँ पे एटम ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर ये इसके अराउंड घूमेगा तो ये इसके पास वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब इसके पास फोर्स है। और वो फोर्स कौन सी होगी, आज हमें पता है कि वो फोर्स कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो फोर्स अट्रैक्शन वाली फोर्स थी, ये इसने किस में यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली इसने इसको घुमाने में। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ से ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इस फोर्स को इसने यूज़ कर लिया इलेक्ट्रॉन को अपने अराउंड घुमाने में। लेकिन ये रदरफोर्ड का मॉडल भी कुछ टाइम बाद फेल हो गया। वो फेल किस वजह से हुआ था, इसी वजह से, क्योंकि जैसे मान लो कि पहले लिख लेते हैं, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये एटम का मॉडल फेल क्यों हो गया था, जैसे उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इसको उस मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रेडिएट होगी। एनर्जी रेडिएट करेगा या एमिट करेगा, एनर्जी एमिट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। जब ये घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होनी है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये एनर्जी रेडिएट करेगा। जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका क्या होगा कि इसका जो डायामीटर है ये कम होता जाएगा। ये ऐसे मतलब एनर्जी रेडिएट करता जाएगा, इसका डायामीटर कम होता जाएगा। ऐसे कम होते 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 ये एक टाइम आएगा कि ये आके न्यूक्लियस के बीच में जाके कोलाइड कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के बीच में कोलाइड कर गया तो इसका मतलब है कि एटम क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड। तो अगर एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर कोई मैटर एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो ये रदरफोर्ड का ये मॉडल भी इसी वजह से फेल हो गया था, क्योंकि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं शो कर पाए थे। फिर इनका अगर हम रीज़न लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये था उनका फेलियर। और सेकंड फेलियर था उनका कि वो ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या था, जब उन्होंने एक कंटेनर में जब अलग अलग तरह की गैस ली, जैसे मान लो हम अल्फ़ा रेस को, या फिर हम मान लेते हैं हमने एक कंटेनर में कोई गैस ली और उसको हीट किया, या फिर किसी लाइट से मतलब हीट कर दिया। तो जब हीट किया तो उसके पीछे जब प्रिज्म में से अगर कोई लाइट आती है तो उसके पीछे क्या बनता है, यहाँ पे वीबीक्यूआर बन जाता है।
तो यहाँ पे 7 कलर्स आ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया इस प्रिज्म की जगह पे, और इसमें से यहाँ से लाइट स्ट्राइक की तो इसमें कोई भी गैस ले ली। तो इन्होंने पहले एक तरह की गैस ली, जब इस गैस से वाइट लाइट को स्ट्राइक कराया तो क्या हुआ कि इसमें कुछ लाइट दिखाई दे रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। और जब उन्होंने गैस को चेंज किया तो उन्होंने देखा कि पहले के कंपैरिजन कोई और लाइट दिखाई दे रही है, कोई और दूसरी लाइट दिखना ही बंद होगी, कोई लाइट डार्क थी, मतलब हर गैस के केस में अलग अलग लाइट शो हो रही थी यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनका ये वाला मॉडल फेल हो गया। पहला क्या था कि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं शो कर पाए, दूसरा रीज़न क्या था कि वो लाइन एक्सपेक्टरों को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए उनका ये मॉडल फेल हो गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।